गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू। कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, कमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइव क्लास अटेंड करने में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हो। कल हमारी टेक्निकल टीम से हमारे इक्विपमेंट्स में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हम आपसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पाए, उसके लिए सॉरी। और हम कल वर्ब टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। कोई भी ग्रामर हो और ग्रामर को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसका जो बेस यूनिट है, इसकी बेस यूनिट क्या होती है, एक सेंटेंस होती है। आप ऐसा समझिए कि ग्रामर को सीखने के लिए हमें सेंटेंस पर जाना होता है। और जहाँ तक हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो सेंटेंस लिखा जाता है SVOCA, इस पैटर्न से हम वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं और मीनिंगफुल अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी ग्रामर सीखते हैं हम। ग्रामर सीखने के लिए बेसिक यूनिट पर बात करते हैं। बेसिक यूनिट सेंटेंस होता है। अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो सेंटेंस क्या होता है। अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। देखो मीनिंगफुल अरेंजमेंट, a meaningful arrangement of words is a sentence. A meaningful arrangement of words is a sentence. देखो ये हमारे सेंटेंस की डिफिनेशन हुई, यानी कि वाक्य उन्हें बोलते हैं वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। वाक्य शब्दों का ऐसा अरेंजमेंट है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अब हम इंग्लिश में जब वर्ड्स को लिखते हैं तो इस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ता है। आप यहाँ तक लिखिए। देखो आप एक चीज़ नोट कीजिए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर। आप उसका आंसर लिखिए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इसे लिखिए, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट ही सेंटेंस है। और इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को हम जब भी अरेंजमेंट करते हैं तो SVOCA पैटर्न में करते हैं। आपने चीज़ को नोट कर लिया होगा। देखो SVOCA क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में हमें जब वर्ड्स का अरेंजमेंट करना होता है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ, एस से हमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होगा, V से उसके बाद वर्ब लिखनी होगी, और O से ऑब्जेक्ट लिखना होगा, C से कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड्स होगा, नया टर्म है, इसको मैं क्लियर करूँगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और A से एडवर्बियल होता है। इस प्रकार से हमारे SVOCA ये 5 एलिमेंट्स है सेंटेंस के, यानी 5 इसके पार्ट्स समझो आप, 5 पार्ट्स है इसके। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट आएगा, और फिर एडवर्बियल आएगा। इस तरह से हमने सेंटेंस के एलिमेंट्स को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, तब भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओपन द डोर। यहाँ पर V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका सब्जेक्ट आया ही नहीं। सबसे पहले क्या है V1, तो सब्जेक्ट नहीं हो तब भी सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तब भी सेंटेंस बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो तब भी सब्जेक्ट बन सकता है, और एडवर्बियल नहीं हो तब भी सेंटेंस बन सकता है। बट वर्ब होना मैंडेटरी है। देखो मैं कहूँ कि लुक, तो ये भी सेंटेंस बन गया। लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये भी सेंटेंस बन गया। तो देखो आप एक चीज़ नोट कीजिए, मेरे साथ नोट करना आप,
सेंटेंस का मैंडेटरी पार्ट वर्ब होता है। शायद आपने लिख लिया होगा, यानी कि ऐसा समझिए आप, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। बिना वर्ब के कभी सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो ये सारे के सारे हमने इसके 5 एलिमेंट्स पढ़े, इसके वाक्य के 5 भाग होते हैं वो पढ़े, आप इसे समझ गए होंगे। इन सब का क्या क्या रोल होता है हम सबको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या रोल करती हैं। तो आपको मैंने बताया कि एक सेंटेंस का जो वर्ब है, सेंटेंस में जो वर्ब है वह एक मैंडेटरी पार्ट होता है, उसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। अब देखो हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ब का एक सेंटेंस में क्या रोल होता है। आप इनको नोट कीजिए। हम अगली स्टेप पर बढ़ते हैं। कमेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, थैंक यू सभी के लिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सभी कमेंट्स करें और आपकी डाउट्स है या क्यूरीज है उनको हमें बताएं। हमारी टेक्निकल टीम आपकी ऑन द स्पॉट हेल्प करेगी। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। हम वर्ब पर बढ़ते हैं। अब वर्ब क्या होती है देखो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो वर्ब हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट है। और देखो वर्ब किसे बोलते हैं, वर्ब में 2 चीज़ें होती है, या तो एक्शन होगा या उसमें स्टेट होगा, यानी 2 चीज़ों को बताती हैं। या तो एक्शन बताती हैं, मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ तो सुनो। जैसे ही वॉज टायर्ड, दूसरा लिखा मैंने ही इज अ डॉक्टर, और फिर आगे लिखा द गर्ल्स लाफ्ट। इसको देखो लाफ्ट पढ़ेंगे, ये हम किसको क्या बोलना है इसके बारे में आपसे अलग ही एक क्लास लूँगा। गर्ल्स लाफ्ट एट मी। देखो इस तरह से मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और इनसे में सीखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर तो एक्शन बताया वर्ब ने, कहाँ पर स्टेट बताई। देखो यहाँ पर क्या है, ही वॉज टायर्ड, वो कैसा था, थका हुआ था। तो ये क्या है, ये स्टेट है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट की स्टेट को बता रही है, डिनोट्स कर रही है वर्ब। यानी कौन सी वर्ब यहाँ पर, बी वर्ब है, बी की वी सेकंड है, V2 है यहाँ पर। इस चीज़ को आप समझते हो। मेरी पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे देखिए ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये स्टेट बता रही है, यानी कि यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा। जहाँ एक्शन नहीं होगा वर्ब वहाँ पर स्टेट बताएगी। द गर्ल्स लाफ्ट एट मी। देखो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर स्टेट है और कहाँ पर एक्शन है। यहाँ पर हमने समझा ये स्टेट बता रही है, ही वॉज टायर्ड, वो कैसा था, थका हुआ था। यहाँ पर भी ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पर भी स्टेट है। और यहाँ पर देखिए आप, द गर्ल्स लाफ्ट एट मी, लड़कियाँ मुझ पर हंसी। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन है, यानी कि ये समझिए आप एक्टिविटी है। अब सीधी सी भाषा में समझे होंगे आप, सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी एक्टिविटी और स्टेट को बताए वो वर्ब होती है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप मेरे साथ नोट कीजिए, सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी एक्टिविटी अथवा एक्शन और स्टेट को बताए वो वर्ब होती है। ये देखो यहाँ पर वर्ब, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब है। अब देखो ये वर्ब है हमारे, ये भी वर्ब है। यहाँ पर देखो ये V2 है, अभी बताया मैंने आपको। ये V1 है, V1 में S या ES प्लस है। ये B की फॉर्म है, B की फॉर्म है। इस बात को आप समझे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ब में कितने वर्ड्स हो सकते हैं। अब देखो मैं इनको इरेज करता हूँ, आपने लिख लिए होंगे शायद। ये हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी वर्ब होती है उसमें कितने वर्ड्स हो सकते हैं। देखो अ वर्ब, मेरे साथ नोट कीजिए, कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर देन 1 वर्ड्स, मोर देन 1 वर्ड्स। एक वर्ब में एक वर्ड हो सकता है और एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज, उसी को लेते हैं हम, ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पर कितने वर्ड आए, एक आया। मैंने यहाँ पर लिखा सी विल
शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। कितने वर्ड आए देखो आप, हैव, विल हैव कंप्लीटेड, 3 वर्ड्स आए। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 थे। तो देखो एक वर्ब में कितने वर्ड हो सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम 3 आए, लेकिन कितने हो सकते हैं। देखो मैक्सिमम हमारी जो इंग्लिश में वर्ब के वर्ड्स हो सकते हैं वो 5 हैं, लेकिन हमारी जो मॉडर्न ग्रामर है वो केवल 4 को एक्सेप्ट करती हैं। 4 ही हमारे प्रचलन में है। वो कौन से टेंस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर ये फ्यूचर परफेक्ट का होता तो क्या होता, विल हैव बीन V1 प्लस ING, तो हो गई 4। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर बीन लगा और V1 प्लस ING आई तो 4 हो गई। इस तरह से आप इस चीज़ को समझे होंगे कि एक वर्ब में कितने वर्ड्स हो सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 मानिए आप, वैसे मैक्सिमम 5 आपको आंसर देना है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है वो केवल 4 को एक्सेप्ट करती हैं। इस चीज़ को हम समझे। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंस का वह पार्ट जो किसी एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट को बताए, वह वर्ब होती हैं। अब देखो वर्ब की फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके थे पहले, कितनी होती हैं, 5 होती हैं, वो आप जानते हो। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, वो हमारी पिछली जो लाइव क्लासेज उनके जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टोर्ड हैं, वहाँ से उनको देख सकते हैं। अब हम देखो एक चीज़ देखते हैं, वर्ब के वर्ब के हमने ये फॉर्म जानते हो आप, या चलो आपको मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास में राइट वर्ब है, इसकी कितनी फॉर्म होती हैं, तो फर्स्ट क्या होगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, और ये क्या होगी, राइट की राइट ही होगी। हमारे पास में सेकंड है, सेकंड को हम क्या नाम देते हैं, फास्ट फॉर्म, और ये इसको क्या होगी, राइट की रोट। हमारे पास में थर्ड फॉर्म होती है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इसकी क्या होगी, राइट की रिटर्न। हमारे पास में जो इसकी फोर्थ फॉर्म है, उसको हम क्या नाम देते हैं, देखो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर हम इसका नाम देंगे, हमारी इंग्लिश ग्रामर ऐसा नाम बताती है हमें, क्या होगी, V1 प्लस ING राइटिंग। और हमारे लास्ट में हमारे पास में 5 नंबर पर फॉर्म आई, उसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, वो राइट से क्या बनेगी, राइट्स। इस तरह से देखो हमने 5 फॉर्म्स की बात की, आप इनको याद रखिए। हम पहले यहाँ तक ही थे, आपको ये दोनों भी याद रखने हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में, और आप इसे भी समझे। इस तरह से इनको हम लर्न करेंगे, आप मेरे साथ इनको नोट करें। हम अगली स्टेप पर बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ब हमें किस किस चीज़ को बताती है, क्या बताती है वर्ब, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूँ, थैंक यू। कैसे लग रही क्लास आपको, बहुत अच्छी, वेरी गुड, थैंक यू। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। हम ये बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि हमें वर्ब किस चीज़ को बताती है, यानी वर्ब टेल्स अस, हमसे क्या बोलती हैं, क्या बताती हैं। वर्ब मे टेल अस या मे टेल हमसे क्या बताती है, हमें उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, पहली बात हमें क्या बताती है वर्ब, एक कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल विद्यालय जाता है। तो देखो ये इस बात ने बताया क्या करता है वह, हमने ये बताया, ये किसने बताया,
वर्ब ने बताया। ठीक है, पहली बात क्या बताएगी, देखो वर्ब हमें व्हाट अ पर्सन और थिंक डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, तो क्या करता है ये पता लग गया, क्या करता है, स्कूल जाता है। व्हाट इज डन ऑफ अ पर्सन और थिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे द thief was caught yesterday। देखो यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसको आप समझने की कोशिश करना। चोर को कल पकड़ा गया, चोर को कल पकड़ा गया, ये पूरा सेंटेंस है। ये वाला जो इसका पार्ट है ये वर्ब है, और इसने हमें ये बात बताई कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा क्या काम किया गया। क्या काम किया गया, चोर को पकड़ा गया। किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा। अंडरस्टूड है, उसको हम लिखते नहीं है, ये पैसिव में बना हुआ है, कोई बात नहीं। तो क्या काम किया गया, देखो कोई व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा क्या काम किया गया। इस प्रकार से देखो वर्ब हमें ये सिखाती है कि ये बताती हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु द्वारा क्या काम किया गया, यानी क्या काम किया जाता है। अब देखो जैसे दे आर गर्ल्स, ये यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, वे लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं। तो व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, वर्ब हमें क्या बताएगी, ये क्या बताएगी, इसने बताया कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हमें वर्ब बताती है, इनके तीनों के आंसर हमें वर्ब बताती हैं। पहला कौन सा था, व्हाट अ पर्सन और थिंक डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। व्हाट इज डन ऑफ अ पर्सन और थिंक, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा क्या किया जाता है। व्हाट अ पर्सन और थिंक इज, ये भी हमें वर्ब बताती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। तो ये सारी चीज़ें वर्ब बताती हैं। हमने वर्ब के बारे में ये सब जाना, अब हम इसकी कैटेगराइज्ड के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी इसके क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उसको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूर करूँगा, यानी यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सारी बातें हम उसके साथ में पढ़ते जाएंगे। कोई भी चीज़ हमें पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से आ रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। अब देखो सबसे पहला जो हमारे वर्ब का जो पार्ट्स बनेंगे, कैटेगरी बनेगी, वो बनेगी, देखो सबसे पहली आप समझिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। पहली हमारे पास में कैटेगरी बनी, 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। देखो अब हम पहले इसको समझ लेते हैं, ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखो इसको समझते हैं, यानी वह वर्ब जो हमें टेंस बताए क्या होगी, फाइनाइट। जो हमें पर्सन बताए वो क्या होगी, फाइनाइट। जो हमें नंबर बताए, नंबर से मेरा मतलब है वचन, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात को बताए। यानी वर्ब, वो वर्ब जो हमें इन तीनों के आंसर देती हो वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। और जो इन तीनों के बारे में बात नहीं करती हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, देखो यहाँ समझिए आप। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, हम सीधे सेंटेंस से बात करते हैं। यहाँ देखिए दे आर राइटिंग राइटिंग लेटर्स, यहाँ पर सिर्फ प्लूरल में लिखना पड़ेगा। ही वेंट टू द मार्केट। इस तरह से देखो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ देखो वो आया, यहाँ पर आर आया, ये दोनों बदले, लेकिन ये कहाँ बदली, इस पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। और पहली बात मैं आपको बताऊँ, इस वर्ब्स की फॉर्म से हम ये पता नहीं कर पा रहे कि टेंस कौन सा है या नंबर कौन सा है।
देखो नंबर बदला तब भी ये बदला ही, और टेंस बदला तब भी ये दोनों बदले, तो ये सारी की सारी क्या हुई, ये दोनों तो क्या हुई, फाइनाइट वर्ब है। यहाँ देखो आप इस वर्ब की फॉर्म ने हमें ये बताया कि टेंस कौन सा है, फास्ट है, तो ये क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। अगर इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब आती तो वो क्या होती, नॉन फाइनाइट होती। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन, आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन, मैंने आगे नहीं लिखा, डॉट डॉट छोड़ दिया, इसको समझते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर वॉन्ट है और टू गेट एडमिशन, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो ये वाली फाइनाइट वर्ब हुई, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रही है, V1 है यहाँ पर, और ये जो इसके बाद आई ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इससे इस बात का पता नहीं लग रहा कि टेंस कौन सा है, यानी जो वर्ब हमें टेंस, नंबर और पर्सन की बात करेगी वो फाइनाइट होगी, और जो टेंस, नंबर और पर्सन की बात नहीं करेगी वो नॉन फाइनाइट होगी। आप डिफिनेशंस लिखिए, वो वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन को बताए फाइनाइट वर्ब होती हैं, वो वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन को नहीं बताए नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब हम सीधे नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है और हमसे गलती होने की भी उतनी ही संभावना है। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अब हम डिस्कस करते हैं। आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलते हैं, और आप इनको लिखिए, नोट कीजिए। आइए देखिए, हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है और उनके हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या रोल हैं, उन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब के हम 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, या 3 टाइप्स की ये होती है, जेरेंड, पार्टिसिपल, टू इन्फिनेटिव। देखो मैं आपको इन सारी चीज़ों को विद एग्जांपल्स इस बात को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होती है और टू इन्फिनेटिव क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं कि जेरेंड बनता कैसे है। देखो V1 प्लस ING से जेरेंड बनता है, मेरी बात को नोट करना आप यहाँ पर, V1 प्लस ING से जेरेंड बनता है। और ये हमारे ग्रामर में रोल क्या है इसका, देखो मैं अब रोल लिख देता हूँ, क्या रोल करता है ये, एज अ नाउन। एज ए नाउन, नाउन समझते हो आप, नाउन की तरह बिहेव करता है। क्या करता है ये, नाउन की तरह बिहेव करता है। मैं इसके इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बात को आप समझे होंगे कि जेरेंड की कैसे बनता है। पहले समझिए जेरेंड कैसे बनता है, V1 प्लस ING से बनता है, क्या रोल करता है, एज ए नाउन रोल करता है। अब देखो पार्टिसिपल कैसे बनता है, V1 प्लस ING से बनता है, इसका रोल क्या है, एज अ नाउन, सॉरी एज एन एडजेक्टिव, सॉरी एज एन एडजेक्टिव। इन दोनों में ये डिफरेंस है। देखो एडजेक्टिव की तरह रोल करेगा ये, और टू इन्फिनेटिव क्या है, ये 2 प्लस V1 से बनता है, क्या रोल करता है, एज अ नाउन, एज ए नाउन इसका रोल होता है। और ये समझिए आप, ये कभी कभी एडजेक्टिव का काम भी करता है, यानी एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो आप इनको पहले इस चीज़ को समझे कि एज ए नाउन काम करता है। अब देखो हम इनके पहले उदाहरण समझते हैं, उससे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होती हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल, टू इन्फिनेटिव। जेरेंड कैसे बनता है, कोई सी भी V1 हो उसमें ING प्लस कर दो आप, क्या बनेगा, जेरेंड बनेगा। कब बनेगा जेरेंड, जब एज ए नाउन रोल करता हो। सेंटेंस में उसका उसका जो रोल है वो कैसा हो, नाउन की तरह हो, उसका बिहेव नाउन की तरह हो। पार्टिसिपल कैसे बनता है, V1 प्लस ING से बनता है, और एज एन एडजेक्टिव इसका रोल होता है। टू इन्फिनेटिव कैसे बनता है, 2 प्लस V1 से बनता है, फर्स्ट फॉर्म से बनता है, 2 जोड़ने से, एज ए नाउन इसका रोल होता है। अब देखो हम इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई लाइक वॉचिंग मूवीज। देखो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है ये V1 है, और कौन सी है, लाइक है। ठीक है, आपने इस बात को समझा। और देखो यहाँ पर हमारी जो वॉचिंग है ना, ये क्या है, V1 प्लस ING से बनी है। आप मुझे बताओ, वर्ब के ठीक आगे तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब के ठीक पीछे क्या होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट हो, या कॉम्प्लीमेंट हो, या फिर एडवर्बियल हो। उन तीनों में से कोई होगा।
लेकिन हमें देखो ऑब्जेक्ट समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट समझने के लिए हमें कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट। क्या, आप वर्ब से क्वेश्चन कर लो, क्या, व्हाट या किसे, क्या और किसे, सेंटेंस से कि जो वर्ब हैं उससे आप एक क्वेश्चन करो, क्या और किसे। मैं देखना, मैं पसंद करता हूँ, वॉचिंग मूवीज, क्या पसंद करता हूँ, वॉचिंग मूवीज। तो क्या आया यहाँ पर, देखना। तो ये क्या है, क्या का जवाब दिया ना, यानी कि तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इस बात को आप समझ गए। फिर से रिपीट करता हूँ, लाइक हमारी V1 है, मेन वर्ब है, और आई हमारा सब्जेक्ट है। इस बात को आप समझ गए। वर्ब के बाद में तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर एडवर्बियल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो मैं कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल पर बाद में जाऊंगा। पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, उस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कि क्या, आई लाइक व्हाट, क्या क्या पसंद करता हूँ मैं, वॉचिंग देखना, क्या मूवीज। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और हमारी ग्रामर ये बताती है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर दो चीज़ें हो सकती हैं। कौन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, या तो नाउन आए या प्रोनाउन आए, लेकिन आप समझ गए कि प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या क्या बचा, फिर नाउन बचा। अब इन सब में से नाउन का रोल कौन करता है, बताइए आप। दो चीज़ें करती हैं नाउन का रोल, टू इन्फिनिटी और जेरेंड। लेकिन आप समझते हो कि V1 में ING जोड़ने से जो बनता है और वो नाउन का रोल करे तो क्या होता है, जेरेंड होता है। तो ये क्या है, ये जेरेंड है। अंडरस्टूड, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये क्या है, देखो जेरेंड है। अब देखो ही लाइक्स, अब देखो मैंने कहा था कि ये तो चेंज हो सकती हैं, जो फाइनाइट वर्ब होगी चेंज होगी। क्या बताएगी, नंबर बताएगी। यहाँ पर इसने ये बताया हमें लाइक ने कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और इसलिए लाइक्स बना। तो ठीक है साहब, इस बात को समझ गए आप। वापस यही हमारी या तो ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा, या एडवर्बियल होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी क्या का क्वेश्चन कर लो आप ऊपर वाली तरह। तो ये भी ऑब्जेक्ट हैं, और V1 ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं और ये नाउन है, तो नाउन इन तीनों में से कौन सा रोल करता है, V1 + ING में नाउन का रोल करेगी, तो क्या होगा, जेरेंड होगा। तो ये भी जेरेंड है। अब देखो आगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग देखो ये हमारी वर्ब है, तो फिर ये स्मोकिंग। आप इस बात को समझते हो, हमारी प्रीपोजिशन होती है, यानी प्रीपोजिशन होती है, वो क्या चीज़ मांग करती हैं, या तो उसके बाद में नाउन आए या प्रोनाउन आए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमें नाउन की तरह बिहेव कर रही है V1, तो क्या है, वो भी जेरेंड है। अब देखो यहाँ पर ये भी जेरेंड है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ते पक्षी को देखा। उड़ते पक्षी को देखा, ये क्या है, V2 है, यानी वर्ब है, मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो ये क्या है, क्या देखा। अब इस वाली फ्रेज पे चलते हैं अपन। इस वाली फ्रेज में देखो आप, इस फ्रेज में बर्ड हमारी नाउन है, और जो नाउन के आगे आता है वो क्या होता है, बताओ क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या बना, ये क्या चीज़ है, ये पार्टिसिपल है। अब कौन सा पार्टिसिपल है मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे, लेकिन यहाँ पर ये इस नाउन के आगे आया है। जो नाउन के आगे या नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव V1 + ING में एडजेक्टिव का रोल करे तो क्या होती हैं, पार्टिसिपल होती हैं। पार्टिसिपल समझ गए आप। आई डोंट लाइक अ नैरो माइंडेड मैन, देखो आई डोंट लाइक अ नैरो माइंडेड मैन, ये हमारी वर्ब है। अब हम इस वाली फ्रेज पर चलते हैं, और हमारे इस फ्रेज का जो नाउन है वो कौन सी नाउन, मैन है। मैन के जो आगे आया कौन सी फॉर्म, ये कौन सी वर्ब आई, देखो यहाँ पर क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का मैंने आपको नाम बताया था, फास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के दो नाम तो मैंने वहाँ पर आपको मेंशन कर देते, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। देखो ये क्या है, देखो नाउन, कोई भी वर्ब किसी नाउन के आगे आकर यदि एडजेक्टिव का काम करती हैं तो क्या बनेगी, वो पार्टिसिपल बनेगी। हो सकता है वहाँ पर ING हो। देखो हम एक बात समझ रहे थे कि माइंडेड V3 हैं और मेन से पहले आई है,
और मेन से पहले आकर मेन को मॉडिफाई कर रही है, यानी कि किसी भी नाउन को विशेषता बता रही है। तो जो नाउन की विशेषता बताती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती हैं। तो देखो एक और रोल समझिए आप, पार्टिसिपल का एक और रोल होता है, यानी V3, और V3 बी पार्टिसिपल का काम करती हैं, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और एक और होता है हैविंग प्लस V3 आती है, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं या 3 टाइप्स होती हैं, V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 फास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस ING हैविंग प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। तो इनको मैं अलग से अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ क्या हुआ देखो, आई डोंट लाइक अ नैरो माइंडेड मैन, नैरो माइंडेड मेन के आगे माइंडेड लिखा है, V3 है, और किसका रोल कर रही हैं, एडजेक्टिव का रोल कर रही हैं। और जो चीज़ एडजेक्टिव का रोल करती हैं वो क्या होती हैं, पार्टिसिपल होती हैं। हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, इसका मतलब होता है देखो 2 प्लस V1 है, V1 एयर यानी गलती करना, मनुष्य गलतियों का पुतला है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ देखो, मनुष्य गलती कर सकता है यानी गलती कर देता है, ये समझिए आप। और यहाँ क्या हुआ है, 2 प्लस V1 है, तो 2 प्लस V1 क्या होती है, एज ए नाउन काम करे तो क्या होती है, इन्फिनेटिव। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये नाउन कैसे हैं इसका रीज़न बताऊँ मैं आपको, क्योंकि इज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट 2 ही चीज़ें बन सकती हैं, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, या नाउन की और प्रोनाउन की फ्रेज हो, इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ हो, या ये सारी की सारी यहाँ पर क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बन सकती है। तो देखो इन्फिनेटिव में क्या होता है, 2 प्लस V1 भी होती हैं, और हो सकता है कि बेर इन्फिनेटिव भी आई, इसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में किस तरह से आते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर हमें किस प्रकार से निकालने हैं। हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और उन क्वेश्चंस का हम यानी उन सेंटेंस को जो एरर्स होते हैं उनको कैसे करेक्शन करते हैं, इस चीज़ को हम सीखते हैं एक एक्सरसाइज के से। और आप इनको नोट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आपको मैं एक एक्सरसाइज से हम करेक्शंस को सीखते हैं, यानी एरर्स का करेक्शन कैसे करते हैं, इस बात को सीखते हैं। ओके, आप नोट कीजिए। देखो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको लेकर हम डिस्कस करते हैं। देखो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, देखो सेंटेंसेस होगा यहाँ पर बहुत सारे, इसलिए प्लूरल लिखना पड़ेगा। इन सारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है, आप उसको पहले फाइंड आउट करेंगे फिर उसको करेक्ट करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, इधर देखो मैं आपको एक चीज़ नोट करवा देता हूँ। जहाँ पर भी अपनी भाषा में सीखते हैं, देखो हिंदी में के लिए आएगा ना, वहाँ आपको क्या करना है, 2 प्लस V1 बननी है। ये इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, के लिए अगर मीनिंग आ रहा हो तो, और नहीं आ रहा हो तो फिर वैसे करेंगे अपन। ठीक है साहब। अब देखो फर्स्ट देखते हैं अपन, पहले वाले सेंटेंस को देखा हमने, सी ईट्स लिविंग, बताओ क्या अर्थ हुआ, कि इसका अर्थ हुआ कि वो खाती है क्या खाती है, देखो किसके लिए। अब देखो यहाँ मीनिंग नहीं आया ना, लिविंग यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, देखो मैंने कभी कहा था ना आपसे, के लिए अगर मीनिंग आ जाएगा तो 2 प्लस V1 होगी, यानी टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो ये वाला हमारा जो पार्ट है ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर टू लीव होना चाहिए। अब देखो, अब इसका मीनिंग करके देखो आप, सी ईट्स टू लीव, वह जीने के लिए खाती हैं, खाना खाती हैं या जीने के लिए खाती हैं। ओके साहब, आगे चलते हैं हम। देखो पहला सेंटेंस क्लियर हुआ आपको। सेकंड सेंटेंस की मैं बात करता हूँ, आई डिडंट अलाउ हर, ये हमारी वर्ब है, डिडंट अलाउ हर ये वर्ब है हमारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हर वॉच द फिल्म, बताइए देखो ये क्या है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, पसेजिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या करता है, ये नाउन मांगता है, ये वर्ब नहीं। यानी कि माई के साथ में, सीधा से समझो, माई के साथ में फादर लिखना होगा ना, तो कोई नाउन लिखनी होगी यहाँ पर, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या करता है, देखो ये नाउन मांगता है यहाँ, जबकि यहाँ पर हमारे पास में V1 आई है, तो ये यहाँ गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, नाउन कब बनती है, बताओ, बोलो, याद करो, नाउन कब बनती है,
जब हम V1 में ing प्लस कर देते हैं, सीधा सा अर्थ हुआ जरेंड। तो यहाँ पर क्या हुई, ये यहाँ पर V1 थी वॉच, ये गलत है, यहाँ पर हमें वॉचिंग लिखना होगा। आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर हर है लिखा हुआ है, जैसे कि माई के साथ में फादर आता है, वैसे हर के बाद में V1 गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, V1 प्लस ing होनी चाहिए, और V1 प्लस ing नाउन का काम करती हैं। तो हमारी पूरी की पूरी कंडीशन क्लियर हो गई और आपके शायद सेंटेंस भी समझ में आया होगा। सेकेंड सेंटेंस क्लियर हुआ, थर्ड पर बढ़ते हैं। अर्न मनी इज डिफ़िकल्ट, पढ़ने में और लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा हो कोई एरर है ही नहीं, पैसे कमाना कठिन कार्य है, ये अर्थ हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी वर्ब हुई और ये हमारा ये आगे वाला जितना भी पार्ट है, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इस सब्जेक्ट का जो हमारा जो नाउन है यानी हेड वर्ड है वो क्या है, मनी है। और मनी के आगे जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और आपको ये बात मैंने कभी नहीं बताई कि V1 एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव का काम पार्टिसिपल करता है। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, या पास्ट पार्टिसिपल हो, या परफेक्ट पार्टिसिपल हो। तो देखो यहाँ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। यानी ये अर्न गलत हैं, इस अर्न के जगह पर क्या होना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। अब आप मीनिंग लगाकर देखो, अर्निंग मनी इज डिफ़िकल्ट, धन कमाना कठिन है। ये मनी नाउन है और उस नाउन का ये एडजेक्टिव है, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये शायद ये बात भी आपको क्लियर हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो टाइम प्ले क्रिकेट, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ गलती है, कोई गलती नहीं मेरे हिसाब से। अब जब इसको ध्यान से पढ़ते हैं और जो हमने इस आज की लाइव क्लास में सीखा और वो उन सारे रूल्स को अगर अप्लाई करते हैं तो आपको गलती मिल जाएगी। ये हमारी वर्ब हुई नो टाइम। अब देखो प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट नहीं, बताओ इसका सीधा सा मीनिंग हुआ क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं है। अब क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं है, के लिए नहीं है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, टू प्ले, ये नाउन बन गया। क्या नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं है, टू प्ले, तो 2 + V1 बनना होगा। यहाँ पर क्या गलती थी, यहाँ पर आपको ये टू प्ले लिखना था। द पेशेंट इज अबाउट टू डाइंग, देखो आप सुनो, यहाँ क्या होता है, आपको एक बात याद रखनी, देखो पेशेंट, सॉरी यहाँ पेशेंट नहीं है, पेशेंट है यहाँ पर, स्प्लिट हो गया था। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, देखो मेरे मुँह से बोलने में आ गया, यहाँ पर ये डाइंग गलत है, क्योंकि टू प्रीपोजिशन क्या करती हैं, V1 की मांग करती हैं। लेकिन आपको देखो ये बात याद रखनी होगी कि कभी कभी टू के बाद में V1 + ing भी आता है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हमें इस डाइंग की जगह पर डाई बनाएंगे, यानी डाई करना होगा। ये सारे के सारे जो मैंने सेंटेंस बताई, इस टाइप्स के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पुटअप होते हैं और हमसे गलती हो जाती हैं। आप इसे याद रखिए। आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की लाइव क्लास के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट के लिए कोई लिंक नहीं होगा, इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। और अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का लिंक होगा, आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फिलअप करने के बाद में आपके सामने क्यूज ओपन होगी। उस क्यूज को सोल्व करें और अपना स्कोर खुद चेक करें। उसका नोटिफिकेशन हमें हमारी टेक्निकल टीम को मिलता है कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, कितना स्कोर हुआ, ये सारी बातें हमारे पास में हमें मिल जाती हैं। अब आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक्स।